कॉस्मोलॉजी के अंदर ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है जिसको हम स्पेस टाइम का एक बहुत बड़ा कर्वेचर मानते हैं, क्योंकि ब्लैक होल जो होता है वो इतना हद तक स्पेस टाइम को कर्व कर देता है कि वहाँ पर जो ग्रेविटी होती है वो इतनी हद तक स्ट्रांग हो जाती है कि उसके अंदर जो लाइट भी होती है, अगर एक बार उसके अंदर या इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दे तो लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर सकती थी। लेकिन यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिली कि अगर लाइट भी जो है वो ब्लैक होल को एस्केप नहीं कर सकती, तो जो हमारा ब्लैक होल है वो अगर किसी भी चीज़ को अगर जो है अपने अंदर ईट करता है या उसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जाता है तो वो कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ब्लैक होल चीज़ को भी, ऑब्जेक्ट को भी उसके अंदर, ब्लैक होल के अंदर चला जाए तो फिर वो कभी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि ब्लैक होल जो है वो एक ऐसी चीज़ हो गई जो एक बार बन गई तो फिर वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने इसको सोचा और कहा और अपना आइडिया प्रपोज किया कि एक हॉकिंग रेडिएशन नाम की चीज़ होती है, जो कि उन्हें तब पता चला जब उन्होंने क्वांटम फील्ड थ्योरी को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ यूनिफाई करने की कोशिश की। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि जब ऐसा किया जाता है तो ब्लैक होल भी जो है वो शाइन करने लगता है, उसका भी एक टेम्परेचर होता है, और किस चीज़ का जब टेम्परेचर होता है तो रेडिएशन एमिट करके मास लूज कर सकता है। तो हॉकिंग रेडिएशन को समझने से पहले हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी को समझना होगा। तो क्वांटम फील्ड थ्योरी, अगर आप जो है लगातार फिजिक्स की वीडियोस देखते रहते हैं कहीं पर, तो आपको पता होगा कि जो पार्टिकल होता है, ठीक है, वो एक तरीके से एक्साइटेशन होता है क्वांटम फील्ड्स के अंदर। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा क्वांटम फील्ड थ्योरी है वो हमको बताता है कि वैक्यूम या फिर जो ये सब है ये खाली नहीं है, ये क्वांटम फील्ड से बड़ा हुआ है, और क्वांटम फील्ड्स जो है उसमें लगातार फ्लक्चुएशन होती रहती हैं, और एक परफेक्ट एक्साइटेशन एक पार्टिकल होता है, ठीक है। मतलब कि पार्टिकल क्या है, क्वांटाइज्ड या फिर आप कह सकते हैं एक एक्साइटेड एनर्जी का एक्साइटेशन है क्वांटम फील्ड के अंदर। ये हमारी परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है पार्टिकल की। और होता क्या है कि हम क्वांटम फील्ड थ्योरी में क्या है कि हम पार्टिकल को एक क्वांटम, मतलब जो फील्ड को एक वेव की तरह शो कर सकते हैं। फॉर सपोज हम क्या करते हैं, अगर हम बात करते हैं वैक्यूम की, ठीक है, वैक्यूम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि वैक्यूम में पार्टिकल और एंटी मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल को एम से और एंटी मैटर पार्टिकल को एम बार से शो करूँगा। तो वैक्यूम में मैटर पार्टिकल, एंटी मैटर पार्टिकल बन भी जाते हैं, और साथ में ये पॉप इन करके एनर्जी को मतलब कि रिलीज भी कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो ये किस वजह से होता है, तो इसको हम वैसे तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम क्या करते हैं कि जब हम क्वांटम फील्ड थ्योरी पढ़ते हैं तो हम इसको एक वेव की तरह शो करते हैं, मतलब क्वांटम फील्ड्स को। जैसे मान लेते हैं मैटर पार्टिकल, जैसे मान लेते हैं टाइम है, और टाइम का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, और ये जो मैटर पार्टिकल है ये इस डायरेक्शन में, मतलब मैटर पार्टिकल की जो वेव है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ऐसे हम एक अनदर वेव बनाते हैं जो कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है। ये टाइम में पीछे जाती है, और आपने शायद सुना भी होगा कि जो एंटी मैटर पार्टिकल होता है वो टाइम में पीछे जाता है। वो टाइम में पीछे नहीं जाता, पर मैथमेटिकली अगर कंपेयर करें मैटर पार्टिकल के रिलेटिवली तो वो समय टाइम के पीछे जाता है, वो एक्चुअली टाइम के पीछे नहीं जाता। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो एंटी मैटर का जो वेव है ये टाइम में कुछ पीछे जाता है, और अगर आप इस दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होता है, परफेक्ट कैंसिल कर रहा होता है। क्योंकि होता क्या है, अगर पार्टिकल बनता भी है तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, क्योंकि पार्टिकल जब बनता है तो उसके साथ में एंटी पार्टिकल भी बनता है। फॉर सपोज जो हमारा वैक्यूम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बना, तो इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन भी बनेगा, और दोनों जो है उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, और वो दोनों एनिहाइलेट करके गामा रे के फॉर्म में या रेडिएशन के फॉर्म में हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स के रूप में वो गायब हो जाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पॉइंट ऐसा भी आता है जहाँ परफेक्ट कैंसिलेशन नहीं हो रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल पार्टिकल। लेकिन ये जब, क्योंकि ये लगातार वेव जो है वो आगे बढ़ रही हैं, मतलब ये क्योंकि स्टेशनरी नहीं है, जो मैटर की वेव है वो इस तरह आगे बढ़ रही है और एंटी मैटर की वेव इस तरह आगे बढ़ रही है, तो बढ़ते बढ़ते समय कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं परफेक्ट कैंसिलेशन जहाँ मैं सर्कल कर रहा हूँ वहाँ कभी कभी नहीं हो पा रहा। तो इस डायरेक्शन में हम कह रहे हैं कि परफेक्ट कैंसिलेशन ना होने की वजह से कुछ मैटर या एंटी मैटर पार्टिकल वहाँ बन सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये ऐसे इधर आगे बढ़ेगी मैटर की वेव और एंटी मैटर की वेव इधर आगे बढ़ेगी तो परफेक्ट कैंसिलेशन इसके जैसा बन जाता है। तो तुरंत वो पार्टिकल जो एंटी मैटर पार्टिकल बने हैं वो तुरंत जो है वो एक दूसरे को एनिहाइलेट कर देते हैं। अब समझते हैं कि इसको हॉकिंग रेडिएशन को, मतलब स्टीफन हॉकिंग ने कैसे दिया। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जैसे मान लेते हैं अगर मैं वॉल्स हैं, इनमें मैं एक स्ट्रिंग बांध दूँ, ठीक है, इस वॉल को मैं थोड़ा ऐसे कर दूँ, तो ये जो वॉल है
इसके अंदर मैं एक स्ट्रिंग या एक रस्सी को बांध दूँ और इसको मैं वाइब्रेट करवाऊँ। तो वाइब्रेट करवाने के लिए पैटर्न क्या क्या होंगे? हो सकता है कि ये वाइब्रेट ऐसे करे, हो सकता है ये ऐसे वाइब्रेट करे, हो सकता है ये कुछ इस टाइप से वाइब्रेट करे, ठीक है। तो ये इसके नेचुरल मोड्स हैं, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ है। लेकिन क्या होगा इसमें, ट्विस्ट क्या होगा अगर मैं इन्हीं दोनों को वाइब्रेट करवाऊँ और यहाँ पर मैं इसको पिंच कर दूँ या फिर इसको इस जगह को पाइवेट कर दूँ, यानी कि इस जगह को मैं अपने हाथ से पकड़ लूँ या यहाँ पर इस जगह को मैं जाने ना दूँ, तो ये ना तो इधर मूव कर पाएगा ना इधर, एक तरीके से ये फिक्स हो गया आप, या फिर स्टेशनरी हो गया आप कह सकते हैं। तो ये वेव जो है वो ये, अगर मैं अब इसको वाइब्रेट करवाऊँ तो ये वेव इधर जाएगा और ये हो सकता है इधर जाए, यानी कि जो नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ ऐसे ऐसे बन रही थी अब वो जो है नहीं मिलेंगी। यानी कि कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ के जो मोड थे वो किसी यहाँ पर पार्ट को या फिर किसी रोप के हिस्से को फिक्स या फिर पाइवेट या फिर उसको पिंच करने से या मुझे इसके हाथ को पकड़ लेने से कुछ नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ के जो मोड्स हैं वो गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, ब्लैक होल करता है। ब्लैक होल क्या होता है, अभी जब हमने वैक्यूम की बात की थी, वैक्यूम की, तो हमने कहा था कि ये कुछ ऐसे ही मैटर वेव ऐसे आगे जाती है और फिर एंटी मैटर वेव टाइम में कुछ ऐसे पीछे जाती है। तो ये तो हमने बात किया था जब ये वैक्यूम था और जहाँ पर मास कोई नहीं था, क्योंकि मास जीआर में स्पेस टाइम का एक कर्वेचर होता है। अब ब्लैक होल जो होता है वो स्पेस टाइम में इतना ज़्यादा कर्वेचर ले आता है, इतना ज़्यादा कर्वेचर ले आता है कि होता क्या है, जैसे हमने स्ट्रिंग को जब या रस्सी को जब हमने एक पार्ट से पाइवेट या फिक्स करके या पिंच करके जैसे भी करके उसको पकड़ के उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ को कुछ ना कुछ गायब कर दिया था, ऐसे ही होता क्या है कि जब कहीं ब्लैक होल का रीज़न होता है तो उसमें भी वैक्यूम को कैसे दिखाएंगे हम, उसमें वैक्यूम को हम मैटर पार्टिकल ऐसे ऐसे जाते हुए और एंटी मैटर पार्टिकल को हम ऐसे ऐसे शो करेंगे मैथमेटिकली। लेकिन इसमें ट्विस्ट यहाँ पर ये होगा इस बार कि जब हम यहाँ पर करेंगे मतलब जब हम ये वैक्यूम वाली जो पार्ट है, जब हमने वेव बनाई, जब हम उसको ब्लैक होल के अराउंड करेंगे तो ब्लैक होल का जो स्पेस टाइम का कर्वेचर है वो इतना ज़्यादा है कि वो ये कर्वेचर बिल्कुल डिस्टर्ब कर देगा हमारी वैक्यूम एक्टिविटी को। जैसे हमने स्ट्रिंग को पाइवेट या फिक्स करके इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ को गायब करवा दिया था, वैसे ब्लैक होल क्या करता है, ब्लैक होल भी ये काम करता है कि ये जो पहले बिफोर ब्लैक होल के अंदर, मैं बात कर रहा हूँ बिफोर और आफ्टर ब्लैक होल की, ठीक है। तो होगा क्या कि पहले जो ऐसे ऐसे मोड्स थे जो कि एक दूसरे को दोनों का जब रिजल्टेंट बना रहे थे तो परफेक्टली कैंसिल कर रहा था, लेकिन जब स्पेस टाइम का बहुत बड़ा कर्वेचर जैसे कि ब्लैक होल है वो इंट्रोड्यूस हुआ तो हुआ क्या, इसने एक तरीके से क्वांटम फील्ड्स को पिंच कर दिया, एक तरीके से उसको पकड़ दिया, स्पेस टाइम का कर्वेचर उसको इफेक्ट डाल गया। तो इफेक्ट डालने की वजह से अब ये जो है, मतलब जैसे हम इसको बना रहे थे, अब इन दोनों का कहीं ना कहीं जो रिजल्टेंट होगा वो परफेक्टली कैंसिल नहीं करेगा, वो कुछ ऐसा होगा, वो कुछ ऐसा होगा। मतलब ये जो ब्लैक होल है, एक तरीके से जो ब्लैक होल है, हमारा जो ब्लैक होल है वो एक तरीके से जो ये जो क्वांटम फील्ड्स है इनके नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ को इफ़ेक्ट कर देता है। और होता क्या है कि नेचुरल फ्रिक्वेंसीज़ को इफ़ेक्ट करने की वजह से ब्लैक होल जो है वो जहाँ पर जो क्वांटम जो एक्टिविटी है, जहाँ पर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे को परफेक्टली उनका रिजल्टेंट कैंसिल हो रहा था, अब वो कैंसिल नहीं हो पाता है। और ये एक पार्टिकल जो है वो एक तरीके से पार्टिकल को फेवर करता है, मतलब बनाने के लिए पार्टिकल एंड। तो हो क्या रहा है कि जब यहाँ पर जो है ब्लैक होल जो है, मतलब जो ब्लैक होल है यहाँ पर वो काम क्या कर रहा है कि पहले जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल उसको कैंसिल कर रहे थे, अब वहीं पर क्या हो रहा है, ये इसको डिस्टर्ब कर रहा है क्वांटम फील्ड को और फेवर कर रहा है यहाँ पर मैटर को बनने के लिए फेवर कर रहा है। अब ये परफेक्टली कैंसिल नहीं हो रहा क्योंकि इसने जो है एक तरीके से पिंच कर दिया, क्वांटम फील्ड्स को पकड़ लिया, उसे डिस्टर्ब कर दिया। तो इस वजह से ब्लैक होल जो है ये काम करता है और यहाँ पर मैटर क्रिएट होता है। अब होता क्या है कि जो मैटर होता है वो बनता है तो मैटर के पास कुछ एनर्जी होती है और ये मैटर बेसिकली फोटॉन्स होते हैं, तो एच म्यू फ्रिक्वेंसी होती है। अब आप जानते हैं कि एच म्यू फ्रिक्वेंसी फोटॉन्स की काफ़ी कम होती है, तो ब्लैक होल का जो इवेपोरेशन होगा, अब क्योंकि फोटॉन्स मान लेते हैं ब्लैक होल है, तो ब्लैक होल ने डिस्टर्ब किया और क्वांटम फील्ड को पिंच कर दिया, जिससे उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी जो पहले कैंसिल हो रही थी परफेक्टली, अब वो कैंसिल नहीं हो पा रही हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ मैटर एंटी मैटर पार्टिकल जो है बन सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है
मतलब कि कुछ मैटर जो है वो इजेक्ट हो रहा है बाहर को। तो ये जो इजेक्शन हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? ये स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से हो रहा है, स्पेस टाइम के कर्वेचर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो पार्टिकल निकल रहा है इसमें कुछ एनर्जी भी आ रही है, और इसी यही एनर्जी जो है वो जो ब्लैक होल की एनर्जी है वो इसी से तो आ रही है। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि एनर्जी मास की इक्विवेलेंस होता है, तो मास क्या होता है? एनर्जी ओवर सी स्क्वायर। और इसी एनर्जी की वजह से ये फोटॉन्स भी निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी कम हो रही है, और जब इसकी एनर्जी कम हो रही है तो इसका धीरे धीरे मास भी कम हो रहा है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा हम टेम्परेचर और हॉकिंग रेडिएशन जो है वो इसको अब हम देखेंगे टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्योंकि जो ब्लैक होल है वो फोटॉन्स को इजेक्ट कर रहा है, तो फोटॉन्स को इजेक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा। अब देखिए होता क्या है कि जो टेम्परेचर होता है, मतलब कि जो ब्लैक होल के अंदर जो टेम्परेचर होता है तो वो इस वजह से आता है क्योंकि यहाँ पर फोटॉन्स इजेक्ट हो रहा है। हम जानते हैं कि अगर आप किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वो आप देखोगे कि कई जब आप आयरन रॉड को गर्म करते हो तो उसमें रेड वो ग्लो करता है, फिर आप ज़्यादा गर्म करो तो ब्लू। क्योंकि हो क्या रहा था उसके वो ग्लो इस वजह से कर रहा है कि उससे फोटॉन्स इजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे ही जो ब्लैक होल है वो भी अब फोटॉन्स को इजेक्ट कर रहा है लगातार। तो अब ये इजेक्ट कर रहा है तो इसका भी कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। इसी टेम्परेचर को स्टीफन हॉकिंग ने जो है वो कैलकुलेट किया था, और ये जो टेम्परेचर है इसे ही स्टीफन हॉकिंग ने कैलकुलेट किया था, और ये जो टेम्परेचर है ये निकल के आया था कुछ इतना। इसको मैं लिख देता हूँ, इसे हम अगली वीडियो में इसे हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे। ये टेम्परेचर कुछ इतना होता है 8 पाई बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और G/m। ये टेम्परेचर होता है और ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, यानी कि जितना मास कम होगा यानी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो मैसिव ब्लैक होल है उनका टेम्परेचर सबसे कम होगा, और जो सबसे जो हम कह सकते हैं कि मैसिव नहीं है, जिनका मास काफ़ी कम है, वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट ब्लैक होल होंगे। तो अगले वीडियो में हम इसको कवर करेंगे, और इसकी एंट्रोपी है ब्लैक होल इवेपोरेशन, ब्लैक होल का टेम्परेचर की हम को डिराइव करेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा कि आखिर हॉकिंग रेडिएशन जो है वो आखिर कैसे स्टीफन हॉकिंग ने इस आइडिया को जो है सबके सामने रखा, और इसके अगले वीडियो में हम इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी डिराइव करेंगे। तो ये जो हॉकिंग रेडिएशन होते हैं पूरी तरीके से फोटॉन्स ही होते हैं, और ये जो फोटॉन्स होते हैं इनके पास क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी होती है जो कि E=h/μ होती है। और मैं ये चीज़ को बताना चाहूँगा कि जो हॉकिंग रेडिएशन है वो एक्सट्रीम रेडियो वेव्स में आते हैं, यानी कि वो एक ऐसे मतलब वो इतनी ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, या फिर कह सकते हैं इतनी छोटी फ्रिक्वेंसी होती है कि वो जो है वो एक्सट्रीम रेडियो वेव्स में आते हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी एनर्जी काफ़ी छोटी होगी क्योंकि E=h/μ होता है, जिसमें E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू फ्रिक्वेंसी है। तो इस वजह से एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, और क्योंकि म्यू यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा छोटा है क्योंकि वेवलेंथ काफ़ी बड़ा है, तो इस वजह से एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। इसी वजह से जो ब्लैक होल होता है वो बहुत कम इवेपोरेट होना शुरू होता है, क्योंकि ब्लैक होल काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है एक ब्लैक होल को श्रिंक करने के लिए, क्योंकि ये जो एनर्जी का अमाउंट होता है जो फोटॉन्स लिए होते हैं ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा धीमे होता है क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी कम होती है। अच्छा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स जो है वो एक काम और करते हैं, वो ये बताते हैं कि हॉकिंग रेडिएशन में क्या होता है, एक मैटर पार्टिकल बाहर बनता है इवेंट होराइजन के, और कभी कभी क्या होता है कि एक एंटी मैटर पार्टिकल अंदर बनता है इवेंट होराइजन के। तो होता क्या है कि एंटी मैटर पार्टिकल के पास नेगेटिव एनर्जी होती है और जो मैटर पार्टिकल होता है उसके पास पॉजिटिव। तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जी वाला पार्टिकल जब अंदर जाएगा तो पॉजिटिव एनर्जी को कम करेगा, और क्योंकि m/c² होता है, क्योंकि E=mc² होता है तो m/e/c² होता है, तो यहाँ से मास भी कम होना शुरू हो जाएगा ब्लैक होल का। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पूरी तरीके से गलत एक्सप्लेनेशन है। हॉकिंग रेडिएशन बेसिकली कुछ नहीं, बस एक फोटोन है। जैसे अभी आप ये जो एनिमेशन देख रहे हो इस समय, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये एक रियल थ्योरेटिकल मॉडल है, और ये करेक्ट थ्योरेटिकल मॉडल है जो हॉकिंग रेडिएशन का। कुछ लोग हॉकिंग रेडिएशन को एक मैटर एंटी मैटर बताते हैं, कहते हैं मैटर पार्टिकल अंदर जाता है, एंटी मैटर पार्टिकल बाहर। इसके बहुत सारे डीमेरिट्स हैं, और क्योंकि हॉकिंग रेडिएशन जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था सर स्टीफन हॉकिंग द्वारा, तो उन्होंने अपना जो पेपर में मतलब जो जब पब्लिश किया था तो उन्होंने उसमें ये मैटर एंटी मैटर वाली बात जो है वो नहीं मतलब बोली थी। लेकिन हाँ, ये जो रियल मॉडल है फोटॉन्स का जो अभी मैंने आपको बताया, ये आज के टाइम पे
जो है ये हॉकिंग रेडिएशन का एक्सेप्टेड मॉडल है, मतलब कि थ्योरेटिकल मॉडल में भी एक्सेप्टेड मॉडल यही वाला है, और जो मैटर एंटी मैटर जो एक्सप्लेनेशन लोग देते हैं वो एक फॉल्स एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पाती। वो ये नहीं बता पाती कि उसको अगर आप मानेंगे तो उसमें जो है वेवलेंथ जो है वो पार्टिकल्स की जो फोटॉन्स जो है मतलब वेवलेंथ जो है वो वेरिएबल भी आती है, और भी बहुत सारे डीमेरिट्स हैं इसके। तो पार्ट 2 में हम इसका पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन क्या है हॉकिंग रेडिएशन का, और ये जो इक्वेशन जो टेम्परेचर की आती है वो आखिर आती कहाँ से है।